हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो कि हमारे थर्ड और फोर्थ सेम दोनों में है। इनका पेपर हमारा फोर्थ सेम में एक साथ होता है। कुछ पार्ट थर्ड सेम में दिया और कुछ पार्ट फोर्थ सेम में दिया। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेके आए हैं जो कि थर्ड सेम में है। इसका इंट्रोडक्शन की जो पैथोलॉजी होती है वो क्या होती है, एंड फर्स्ट टॉपिक जो पैथोलॉजी का है सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या होता है? तो पैथोलॉजी से आप क्या समझते हैं? पैथो मीन्स होता है कोई भी डिसीज़ और लॉजी मीन्स होती है उसकी स्टडी। तो यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन में यही चीज़ देखेंगे कि पैथोलॉजी जो है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़ की स्टडी करते हैं कि वो डिसीज़ कैसे अकर हो रही है, उसके पूरे प्रोसेस का हम यहाँ स्टडी करेंगे तो उसे हम पैथोलॉजी बोलेंगे। तो पैथोलॉजी में हम देखते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन में दिया है, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसीज प्रोसेस एंड द चेंज दैट अकर इन द टिश्यू ड्यू टू दिस डिसीज प्रोसेस। मतलब पैथोलॉजी क्या है, एक डिसीज़ की प्रोसेस है। जैसे कि कोई डिसीज़ हो रहा है और उसकी वजह से उसके टिश्यू में जो भी डिसीज़ प्रोसेस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ही हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। इट इज़ ए डिसिप्लिनरी that bridges basic science and clinical practice. Pathology involves the investigation of the cause of disease and understanding the underlying mechanism that result in presenting symptom of the patient. Hence, pathophysiology is a commonly used term in context of pathology. It is a vital for doctor and nurse to have an in-depth understanding of pathology in order to decipher the pathological basis of disease and hence to treat their patient अप्रोप्रिएटली। इसमें क्या है, अगर हम ऑल ओवर इंट्रोडक्शन की बात करें तो पैथोलॉजी में जैसे कि हम डिसीज़ के प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं और उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमें उसका कॉज पता चल जाता है तो हमें वो ट्रीट करने में या क्योर करने में हमारे लिए वो डिसीज़ ईजी होगी। तो इसलिए जो नर्स या डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी क्या है, पूरी प्रोसेस है कि कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में या फिर कोई भी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकता है वो इंटर हुआ, फिर उसका क्या क्या प्रोसेस हुआ, उसने हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट किया है, कैसे हमारे अंदर डिसीज़ अकर हुई है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम पैथोलॉजी बोलते हैं। और इसे हम अगर हम बात करें मेडिकल सर्जिकल में तो इसे हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस इसको बोलते हैं। तो इसमें हमें कोई चीज़ इंटर होने से उसका सिम्टम तक पूरा प्रोसेस होता है उसे ही हम यहाँ डील करते हैं। अब नीचे दिया है, पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ग्रॉस एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक चेंज दैट अकर इन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। इन एडिशन टू मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट यूज ए वैरायटी ऑफ cytochemical, immunohistochemical and molecular technique to understand the biochemical structure and functional change that occur in various disease। मतलब पैथोफिजियोलॉजी जो है वो जैसे कि हमने बात की कि एक प्रोसेस है कि पूरी डिसीज़ कैसे कॉज हो रही है, उसी के प्रोसेस की स्टडी पैथोलॉजी है। तो अगर कोई डिसीज़ कॉज हो रही है तो उसकी वजह से चेंज होगा, और जो चेंज होगा वो ग्रॉस चेंज भी होगा और माइक्रोस्कोपिक चेंज भी होगा। ग्रॉस चेंज मतलब जिसे हम बाहर से अपनी नेक्ड आई से देख पाएंगे उसे हम ग्रॉस चेंज बोलेंगे, और माइक्रोस्कोपिक चेंज जो होंगे उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। अब चेंज कहाँ कहाँ होंगे, तो चेंज हमारे सबसे पहले तो सेलुलर लेवल पे होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो सेल्स को अफेक्ट करती है। सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन लेवल पे वो अफेक्ट करेगी। और यहाँ पे हम मार्फोलॉजी और भी टेक्निक्स होते हैं हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या डिसीज़ क्या फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है। कन्वेंशनली ऑल द डिसिप्लिन इज डिवाइडेड इनटू जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। अगर हम बात करें कि पैथोलॉजी कितने टाइप्स की होगी, तो पैथोलॉजी को हमने 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक हमने बांट दिया उसको जनरल पैथोलॉजी में और दूसरा हमने उसे बांट दिया सिस्टमैटिक पैथोलॉजी में। तो जो जनरल पैथोलॉजी होगी उसमें हम सारी टर्म्स और सारे कंडीशंस की स्टडी करेंगे। सिस्टमिक पैथोलॉजी क्या होगी, जब हम सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे। एज लाइक हम हार्ट डिसीज़ को स्पेसिफाई करके फिर उसको हम अलग स्टडी करें कि उसमें कौन कौन से डिसीज़ हो रहे हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या क्या है, तो वो सिस्टमैटिक पैथोलॉजी होगी। जनरल पैथोलॉजी में जैसे हम सेल इंजरी पढ़ेंगे, वुंड हीलिंग पढ़ेंगे, इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी जनरल पैथोलॉजी के अंदर आती हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या था हमारा कि पैथोलॉजी क्या है, डिसीज़ प्रोसेस का और उसके चेंजेस की जो स्टडी है उसे ही हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी की डेप्थ नॉलेज अगर एक डॉक्टर या नर्स को है तो वो प्रॉपरली उस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसे उसका प्रोसेस और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मिल गया तो वो उसे ट्रीट कर पाएगी। क्योंकि बिना हम आइडेंटिफिकेशन के कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमें
इफ़ेक्ट कर रहा है या हमें ट्रिगर कर रहा है, बिना हम आइडेंटिफाई कभी भी ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें पैथोलॉजी के बारे में पता होगा, हम अप्रोप्रिएटली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी हम एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे पेशेंट को। अब हमें इसे नर्सिंग में क्यों पढ़ना है, आ जाता है दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी इन द नर्सिंग। हमें पैथोलॉजी को नर्सिंग में क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो डॉक्टर या नर्स है वो एक पेशेंट के साथ डील कर रहा है, तो पेशेंट में कोई डिसीज़ जो कॉज हो रही है उसके पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पैथोलॉजी पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया है नर्स टुडे आर नॉट मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोवाइडिंग बेड साइड केयर टू सिक एंड इंजर्ड हॉस्पिटल patient. They have more challenging expansion and extension of their role in the healthcare delivery system. Nurses are actively involved in the treatment and care of sick and injured people, either as acute care nurse practitioner or a family health nurse practitioner. In view of this gradually wandering horizon of nursing, it is crucial for nurse to acquire knowledge of disease etiology, pathogenesis, morphology, and histopathology changes, clinical presentation, diagnosis methodologies, and their interpretation of various diseases. तो अगर हम बात करें कि जो आजकल की नर्सेज हैं वो कोई भी बेड साइड केयर या केयर देने के रिस्ट्रिक्टेड नहीं, हो किसी भी तरह की केयर पेशेंट को दे सकती हैं। तो ये उनके लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है केयर डिलीवर करना। तो अगर एक नर्स ट्रीट कर रही है, पेशेंट को केयर दे रही है, किसी इंडिविजुअल को या फैमिली को केयर दे रही है, तो उसे प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे अप्रोप्रिएट डिसीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज में उसे क्या क्या पता होना चाहिए, डिसीज़ की एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे नर्सिंग में पढ़ना है। देन है द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी विल प्रिपेयर दैट नर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिसीज स्टार्ट। तो जो पैथोलॉजी की स्टडी है वो एक नर्स को प्रिपेयर करती है कि कोई डिसीज़ कैसे स्टार्ट हुई है, उसका टोटल कॉज क्या है, वो डायग्नोस कैसे होगी और फुल्ली उससे हम रिकवर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है। तो फर्स्ट इसको हम हमारे पेपर में आता है, हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है पैथोलॉजी हमारी नर्सिंग में। तो इसे हमें हेडिंग बना बना के लिखना है। तो फर्स्ट हेडिंग हम लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ डिसीज़। किसी डिसीज़ के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या कॉजेटिव ट्रिगर है जो कि अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, तो इसके लिए हम पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं। द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी विल इक्विप द नर्स विद द फॉलोइंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे एटियोलॉजी क्या है, अंडरस्टैंड द पैटर्न, क्लासिफिकेशन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें, एंड एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। द नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़, मतलब डिसीज़ कितनी ज़्यादा प्रोग्रेशन पे है, मतलब कितना वो डेवलप हो गई है हमारी बॉडी में, इसके नॉलेज के लिए भी हम पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी पढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो हेडिंग आता है वो आता है अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस। अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी भी डिसीज़ को ज़्यादा, जब तक वो ज़्यादा नहीं फैला है हमारी बॉडी में, तभी अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसे डायग्नोस कर लें, तो हम इफेक्टिव भी केयर दे पाएंगे और जिसकी वजह से पेशेंट या हमारा जो क्लाइंट है वो जल्दी क्योर होगा। तो अर्ली एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस में हम ये लिख सकते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कंडीशन। अब अगर हमने अर्ली स्टेज में उसे डायग्नोस कर लिया, एज लाइक हम कैंसर की बात करें, तो कैंसर को हमने फर्स्ट स्टेज पे ही डायग्नोस कर लिया है, तो हम उस डिसीज़ से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हम उसे साइटोलॉजिकली किसी भी तरह का उसे हम अर्ली डिटेक्शन अगर हमने कर लिया है तो हम उसे बचा सकते हैं उसके डेथ कंडीशन में बिना पहुँचाए। क्योंकि कुछ कुछ डिसीज़ एज लाइक कैंसर की जो थर्ड स्टेज होती है उससे हम पेशेंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमने फर्स्ट स्टेज में उसको डायग्नोस कर लिया है तो हम उसे डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फोर्थ हेडिंग हमारी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कंडीशन। एंड जो हमारी फिफ्थ हेडिंग है वो है हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट। पैथोफिजियोलॉजी हमें इसलिए भी पढ़नी हो ताकि हम एक इफेक्टिव एंड केयर मैनेजिंग केयर दे पाएँ पेशेंट को, जिसमें उससे उसकी हेल्थ जो हो वो इम्प्रूव हो। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पैथोस मीन्स होता है सफरिंग या डिसीज, एंड लोगोस में स्टडी। इसका पूरा मतलब अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ द कॉज या पैथोजेनेसिस, द मॉर्फोलॉजी, चेंज एंड फंक्शन, मतलब उसके सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी, एंड डिसीज़ की कॉजेज़ की स्टडी, वो सारे हम पैथोलॉजी उसे कहते हैं। दे इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब इसमें हम माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस दोनों तरह के एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल,
मॉलिक्यूलर, ये सारे मेथड हम अपना सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब इसका सब डिवीज़न मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, इनमें 2 तरह की होती है। एक होता है हमारा जनरल पैथोलॉजी और दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक। तो जनरल पैथोलॉजी क्या होती है, ये इन्वेस्टिगेटिव पैथोलॉजी होती है, मतलब ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट या थ्योरी पे, जिसमें हमारा जो मेन फील्ड होता है वो इंजरी पे, जैसे मतलब सेल इंजरी, वुंड हीलिंग, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, ये सारे जो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, ये सारे जनरल पैथोलॉजी होंगे। देन अगर हम सिस्टमिक पैथोलॉजी की बात करें तो सिस्टमिक पैथोलॉजी हमारी जब होगी जब पर्टिकुलर किसी सिस्टम के डिसीज़ का हम स्टडी करें, एज लाइक निमोनिया, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे अलग, ब्रेस्ट कैंसर, जो अलग अलग हमारे सिस्टम से रिलेटेड हों उन्हें हम सिस्टमैटिक पैथोलॉजी बोलते हैं। तो सिस्टमिक पैथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, केमिकल पैथोलॉजी, जेनेटिक पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, एज लाइक। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल इंजरी। इससे हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, या सेल इंजरी से आएगा या सेल अडॉप्टेशन से। तो सेल इंजरी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको सेल अडॉप्टेशन या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी नहीं समझ आएगी। तो सेल इंजरी क्या होती है, तो अगर हम सेल इंजरी की बात करें कि सेल इंजरी क्या है, तो हमें पता है इंजरी क्या होती है। इंजरी मीन्स हम अपने अंदर क्या समझते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि इंजरी क्या होती है। इंजरी मीन्स होती है कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें कोई डेविएशन हो जाना, उसे हम इंजरी बोल सकते हैं। तो जब सेल पे कोई स्ट्रेस कॉज होता है, सेल पे स्ट्रेस कॉज होगा तो उसकी वजह से, जैसे हमारे ऊपर हमें कोई स्ट्रेस, जैसे कोई फोर्स हुआ, हमें किसी ने हमें हिट किया बॉल से या किसी ने हमें पुश किया, तो फर्स्टली तो हम ट्राई करते हैं कि हम अडॉप्ट कर लें, मतलब जो हमें चोट लगा है वो हमारी स्किन जो है वो ना हर्ट हो। लेकिन अगर जो फोर्स है वो हमारे अडॉप्टेशन लेवल से ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमें इंजरी कॉज हो जाती है हमारी बॉडी पे। अब इंजरी भी 2 टाइप्स की होंगी, एक होगा रिवर्सिबल इंजरी और एक होगा हमारा इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होगी कि जैसे हमने स्ट्रेस को हटाया हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं, और इरिवर्सिबल इंजरी वो होती है कि हमने स्ट्रेस को हटा लिया फिर भी हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसे हम इरिवर्सिबल इंजरी बोलते हैं। तो सेल इंजरी क्या है, सेल इंजरी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब सेल पे कोई स्ट्रेस कॉज होता है तो वो फर्स्टली अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। अडॉप्ट कैसे करेगी, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देती हूँ। एज लाइक हमने ये सेल बना लिया है ना, तो इस पर कोई ऐसे ऐसे करके स्ट्रेस है, मान लीजिए ये इसका स्ट्रेसर है, तो ये जो सेल होगी ये फर्स्टली, ये क्या है इसका, ये है इसके स्ट्रेस, है ना, ये इसका स्ट्रेस है। अब जब इस पर स्ट्रेस पड़ा तो फर्स्टली ये अडॉप्ट करेगी। अडॉप्ट में क्या करेगी कि सेल अडॉप्ट कर रहा है यहाँ पे कि उसे, मतलब कोई उस पर असर ना हो, है ना। अब सेल जब अडॉप्ट कर रही है तो वहाँ पे इंजरी अभी नहीं हो रही है। सेल अडॉप्टेशन के 5 स्टेजेस हैं जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। अब स्ट्रेस हुआ, अब ये अडॉप्ट करेगी। अब अगर जो स्ट्रेस है वो इसके अडॉप्टेशन लेवल से ज़्यादा है, एज लाइक हम अपनी बात करें तो अगर हमें, जैसे कि हमें कॉलेज लाइफ में या फिर हमें पेपर के लिए स्ट्रेस होता है, अब फर्स्टली हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उस स्ट्रेस से हम कॉप अप कर लें या हम उस स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लें। अब अगर हमने स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लिया तो हमें किसी प्रकार का हार्म नहीं होगा। अगर हम इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए तो हमें हार्म होगा। अब हार्म हमें कैसे हो सकता है, एज लाइक हमें प्रॉब्लम हुई, स्ट्रेस से हमें प्रॉब्लम क्या हुई कि हम कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा सैड हो गए, तो वो हमारी रिवर्सिबल इंजरी की तरह हम काउंट करेंगे कि जैसे ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हम उस सैडनेस से या उस एंजाइटी से हम बाहर आ गए, है ना। अब हम जब उसे बाहर आ गए तो सेकंड, अब हम मान लीजिए कि वो जो हमने पेपर दिया देन हम फेल हो गए, हम पास ही नहीं हुए, तो जो स्ट्रेस था वो हमारे अडॉप्टेशन लेवल से ज़्यादा हो गया, हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से में भी हम क्या हो जाए कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। तो डिप्रेशन में हम चले गए तो उसको हम मान सकते हैं इरिवर्सिबल इंजरी, मतलब कि वहाँ से हम वापस नहीं आ सकते। जैसे हमें
सिर्फ हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से हम दुखी हुए, हम नॉर्मल हो गए थोड़े टाइम बाद, तो वो रिवर्सिबल इंजरी हुई कि हम थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो गए। लेकिन अगर उसी इंजरी की वजह से हम नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं और हम कंटिन्यूअस के लिए मतलब लाइफ टाइम के लिए उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया हमने, तो उसे हम इरिवर्सिबल इंजरी कहेंगे। तो होप आपको ये जो इंजरी है ये समझ आ गई है कि सेल इंजरी क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि 1859 में रुडोल्फ विर्चो जो हैं, जिन्हें हम पैथोलॉजी के फादर के नाम से, सेलुलर पैथोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं, उन्होंने डिस्कवर की थी एक थ्योरी कि कोई भी डिसीज़ अगर कॉज हो रही है तो फर्स्टली उसने कहाँ इफेक्ट किया होगा, सेल को। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। तो कोई भी डिसीज़ भी कॉज करेगी तो फर्स्टली सेल लेवल पे जाएगी, वो सेल लेवल में एबनॉर्मेलिटी करेगी, उसके बाद वो हमारे टिश्यू में। तो सेल कैन अल्टर देयर फंक्शन स्टेट इन रिस्पॉन्स द मोडेस्ट स्ट्रेस। सेल जो होगा, जैसे सेल जो होगा उसका फंक्शन जो होगा अल्टर हो जाएगा, उसकी वजह से उसमें स्ट्रेस कॉज होगा। अब वो मेंटेन करने के लिए अपनी जो जनरल वो है उसकी नया नॉर्मल कंडीशन फिजियोलॉजिकल स्टेट में रहेगा, होम्योस्टेटिस में मेंटेन रखेगा। फिर वो अडॉप्ट करेगा स्ट्रेस को, जैसे मैंने बताया वो अडॉप्ट करेगा। अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है, आइदर अडॉप्टिंग और बाय सस्टेनिंग सेल इंजरी, या अडॉप्ट करेगा इसमें सेल इंजरी कॉज हो जाएगी, वो रिवर्सिबल होगी या फिर इरिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल क्या होगी, सेल इंजरी कि वो दोबारा से जब स्ट्रेस हम हटा लें, स्टिमुलेट मिड एंड कैन बी रिवर्स ऑन द स्टिमुलस इज विथड्रॉन। जब भी हम अपने स्ट्रेस को हटा लेंगे तो जो हमारी कंडीशन थी वो नॉर्मल हो जाएगी, उसे हम रिवर्सिबल इंजरी बोलेंगे। इरिवर्सिबल इंजरी क्या होगी, जब हमने पैथोलॉजिकल उसमें चेंज हो चुके हैं, हम उसको अब कंटिन्यूअस चेंज नहीं कर सकते हैं, लाइक उसमें डेथ हो गई है, परमानेंट डेथ। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ये दोनों ही हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अब ये था सेल इंजरी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसीलिए बना रखा है इसको पहले से आपके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे कि ये है सेल, है ना, ये है सेल, इस पे क्या कॉज हुआ, स्ट्रेस, इस पे स्ट्रेस हुआ, फिर ये अडॉप्ट करेगा, फिर अगर ये अडॉप्ट नहीं कर पाया तो फिर इसमें होगी सेल इंजरी। ये स्ट्रेस हुआ, जैसे कि हमने कोई भी स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है स्ट्रेस जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया हमारी बॉडी में तो वो जाके वहाँ पे स्ट्रेस कॉज कर रहा है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, वो हमारे सेल लेवल पे हार्म कर रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिएंट की जो है वो डिफिशियंसी हो गई हमारी बॉडी में, तो वो भी एज ए स्ट्रेस वर्क करेगा हमारे सेल पे, तो ये स्ट्रेस हुआ। फिर हमारा सेल जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, यहाँ से सेल अडॉप्ट कर रहा है, अब अडॉप्टेशन नहीं हो पाई तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी। अब सेल इंजरी हुई तो सेल इंजरी 2 टाइप्स की होगी, या तो वो सेल इंजरी होगी रिवर्सिबल इंजरी, या तो होगी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जब हमने स्ट्रेस को, जैसे कि हमने स्ट्रेस को हटा लिया, हमने इस स्ट्रेस को हटा लिया तो सेल जो है देखिए नॉर्मल हो गया, है ना। अब अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में हमने हटा तो लिया बट सेल जो थी वो ऐसे ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुकी, मतलब ब्रेक डाउन। तो ये हमारी है इरिवर्सिबल इंजरी। इसमें हमने स्ट्रेस को तो हटा लिया, हमारी स्ट्रेस टोटली हट चुकी है, लेकिन सेल अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं आ सकता है, तो उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल इंजरी। मतलब फर्स्ट हमने बात की सेल इंजरी, सेल इंजरी में अडॉप्टेशन हुआ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंजरी हुई। इरिवर्सिबल इंजरी में वो डेथ हो गई सेल की, अब वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए 2 तरह के होंगे, एक होगा नेक्रोसिस और दूसरा होगा एपोप्टोसिस। अब हम आगे देखते हैं कि सेल इंजरी तो हमने पढ़ी कि क्या है सेल इंजरी में। हाँ, एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जो मोस्ट ससेप्टाइल टिश्यू हमारा होता है, देखिए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है अगर हमें सेल इंजरी मतलब या इश्कीमिया होता है, तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो हमारे सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टाइल होते हैं। और एटियोलॉजी की अगर हम बात करें कि क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती हैं, तो एटियोलॉजी में इश्कीमिया, इश्कीमिया का मतलब होता है कि जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है ना, एक सेकेंड, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो इश्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड जो सप्लाई है वहाँ पे वो रुक जाना। तो इश्कीमिया क्या होता है, कहीं भी ब्लड सप्लाई रुक जाना। इश्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड
सप्लाई, ठीक है। अगर कहीं भी ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो उसे हम इश्कीमिया बोलते हैं, ठीक है। इश्कीमिया, अब ब्लड सप्लाई कम हो गई तो इश्कीमिया अगर हो गई तो वहाँ पे फिर इश्कीमिया की वजह से हमें देखने को वहाँ मिलेगा हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या है, ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा तो उसे हम हाइपॉक्सिया बोलते हैं। तो इश्कीमिया कॉज हुई, हाइपॉक्सिया हो गई उसकी वजह से। ऑक्सीजन डेप्रीवेशन इज ए कॉमन कॉज ऑफ सेल डेथ एंड में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसे हम इश्कीमिया बोल रहे हैं। एनीमिया, कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये है सेल इंजरी के फर्स्ट कॉजेज। इश्कीमिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कम हो सकती है, ब्लॉकेज की वजह से या किसी और वजह से। अब देन हम बात करते हैं सेकंड फिजिकल एजेंट की। फिजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, थर्मल ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, एक्सेसिव हीट या कोल्ड, इन सब की वजह से फिजिकल एजेंट जो हैं, जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा किसी सेल पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से उसमें सेल इंजरी हो जाएंगी। पॉल्यूटेंट हो गए, ये सारे सेल इंजरी के कॉजेज हैं। माइक्रोबियल ऑर्गन में जैसे कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो वो हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वहाँ पे उन्हें ट्रिगर करता है, मतलब उन पे स्ट्रेस कॉज करता है। उसकी वजह से अगर हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिव हैं प्रॉपरली और वो उस सेल्स, वो जो हमारे माइक्रोबियल एजेंट आए हैं उन्हें किल कर पा रहे हैं, उनसे फाइट कर पा रहे हैं, तो हमारा सेल जो है वो इंजर्ड नहीं होता है, वो नॉर्मल अडॉप्ट करके अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अगर माइक्रोबियल जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं और हमारा जो सेल है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे सेल इंजरी हो जाती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सारे माइक्रोबियल एजेंट ऐसे हैं जो कि सेल इंजरी को कॉज करते हैं। अब इम्यूनोलॉजिकल में क्या हो सकता है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब जब हमारी खुद की सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और उसी के लिए रिएक्शन करने लगती है तो उसकी वजह से भी हमारी इंजरी हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, लाइक विटामिन कम हो रहे हैं, मिनरल्स कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी हमें एक्सेस या इम्बैलेंस हो रहा है तो वहाँ भी हमें इंजरी देखने को मिलेगी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजर में हमें क्या दिखेगा कि क्रोमोसोम जो हैं उनमें अबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है या फिर सेल इंजरी उसकी वजह से कॉज हो रही है। साइकोलॉजिकल में एज स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, ओवरवर्क, ये सारे हमारे ऐसे वो होते हैं जो हमारे सेल में स्ट्रेस कॉज करते हैं या इंजरी कॉज करते हैं। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात करें कि सेल इंजरी क्या थी, तो सेल इंजरी हम यहाँ ही देख लेते हैं फिर से एक बारी। जैसे कि कोई भी सेल था, ये सेल है आपकी एक, अब हमने बात की यहाँ पे मान लीजिए हाइपॉक्सिया हुआ, ठीक, मतलब ये एक वेसल है जिसमें ब्लड आ रहा था, है ना, इसमें ब्लड आ रहा था। अब ब्लड जो था वो डिक्रीज़ हो गया, ब्लड डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, O2 भी डिक्रीज़ होगा, यहाँ O2 का लेवल भी डिक्रीज़ हो गया। अब O2 भी डिक्रीज़ होगी तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट डिक्रीज़, तो वहाँ क्या होगी, अब इंजरी होगी, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं तो वहाँ पे इंजरी होगी। और इंजरी जब होगी तो वो 2 टाइप्स की होगी, या तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी या तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो होप आपको समझ आ गई हैं चीज़ें कि ये जैसे यहाँ पे O2 का डिप्रीवेशन हो रहा है, ये ब्लड की सप्लाई थी, ये ब्लड का था, है ना, तो ब्लड की सप्लाई कम हुई, उसे हमने इश्कीमिया बोला है। तो सेम चीज़ें हमें बस यही इसमें याद रखना है कि सेल इंजरी क्या है, फिर एडॉप्टेशन क्या है। तो एडॉप्टेशन में आपको 5 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अगर एक बार हम रिकॉल करें चीज़ें कि हमने आज क्या क्या पढ़ी, तो हमने फर्स्ट ही पढ़ा इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन क्या होता है इसकी, पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी है जो डिसीज़ की पूरी स्टडी की, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या क्या है ह्यूमन बॉडी में, किसी भी ऑर्गन में। अब हमने फिर बात की कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है नर्सिंग फील्ड में। तो नर्सिंग फील्ड में अगर हम किसी भी पेशेंट को बेड साइड केयर दे रहे हैं या कोई भी केयर दे रहे हैं
तो हमें उसके कॉजेज़ पता होने चाहिए कि वो क्यों बीमार हुआ है, उसका कॉजेटिव ऑरिजिन क्या है और उसे हम प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, तभी एक इफ़ेक्टिव हम उसे क्योर दे पाएंगे पेशेंट को। तो इसमें 5 हेडिंग्स थी। 5 हेडिंग्स क्या क्या हमारी थी इसमें? 5 हेडिंग्स इसमें हमारी थी कि हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कॉजेज़ को कि किसी डिसीज़ की कॉज क्या है। सेकंड हमारे में नॉलेज आ रही थी कि कोई डिसीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। थर्ड था कि अर्ली डायग्नोस और इफ़ेक्टिव डायग्नोस हम कर पा रहे थे यहाँ, और प्रिवेंट कर पा रहे डिसीज़ से और हेल्प कर पा रहे थे कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएँ। अब पैथोलॉजी की 2 हमने सब डिवीज़न कर दिए थे, जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमैटिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम सारे गैंग्रीन्स वगैरह देखेंगे, इन्फ्लेमेशन, वुंड हीलिंग, सेल इंजरी, ये सारी चीज़ जनरल पैथोलॉजी में आएंगी। और सिस्टमैटिक पैथोलॉजी जो होगी उसमें हम सिस्टम वाइज पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे, एज लाइक रेस्पिरेशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड, तो सिस्टमैटिक पैथोलॉजी बोलेंगे। सेल इंजरी क्या थी? सेल इंजरी थी कि जब कोई भी स्ट्रेस या ट्रिगर कॉज होता है सेल पे, तो वो उसे अडॉप्ट करती है। फर्स्टली अडॉप्ट करने के 5 उसके तरीके होंगे, एट्रोपी होगा, हाइपरट्रॉफी होगा, हाइपर प्लेसिया होगा, बहुत सारे होंगे। तो वो सारे उसके वो होंगे सेल इंजरी के अडॉप्टेशन के टाइप। फिर 2 तरह की सेल इंजरी होगी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। इसकी एटियोलॉजी की बात करें, कॉजेज़ की, तो इश्कीमिया मतलब कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो गई है, उसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो सेल में ट्रिगर हुआ, उसकी वजह से उसमें डेथ हो गया या उसको इंजरी हो गई। फिजिकल एजेंट में जैसे कि ट्रॉमा हो गया, थर्मल बर्न, माइक्रोबियल में जितने भी माइक्रो ऑर्गन जो डिसीज़ कॉज करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल में हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, न्यूट्रिशन में कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जेनेटिक में जैसे कि हमारा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, और फिजिकल फैक्टर हो गए जैसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवरवर्क कर रहे हैं, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हो गई। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखें, जिससे आपको और आगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।